गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री मैटर इन अ सराउंडिंग की। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम स्टेट्स ऑफ मैटर तक का पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं। Now, as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size, and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. ये ट्रू है। अगर आप अभी अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी, जैसे कि आपका पेन, आपका पेंसिल, आपका फोन, जिसका अलग अलग शेप्स है, अलग अलग साइज है और अलग अलग टेक्सचर तक है। तो साइंटिस्ट ने इसे एक नेम दिया है जिसे हम मैटर कहते हैं। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, जो स्टोन्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार्स है, ये सब क्या है? मैटर ही है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. तो यहाँ पे मैटर को डिफाइन किया गया है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि मैटर क्या है, तो आपको सिंपली कहना है that anything that occupies space and have mass is called matter. Now, since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Every Indian philosopher classified a matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky and water. इस पैराग्राफ में ये डिस्कस किया जा रहा है, जो हमारे अर्ली एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 तत्व में डिवाइड किया था, जो कि थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything, living or non-living thing, was made up of these 5 basic elements only. Now, ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. तो जो हमारे ancient Greek philosophers थे, उन्होंने भी मैटर को इसी तरह से डिस्क्राइब किया था। अब आगे हम बात करने वाले हैं हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट और उन्होंने कैसे मैटर को क्लासिफाई किया है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken in subsequent chapters. तो जो हमारे modern day scientists हैं, उन्होंने मैटर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और दूसरा है उनके केमिकल बेसिस के प्रॉपर्टीज पे। इस चैप्टर पे स्पेशली हमारा फोकस रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, और जो हमारा केमिकल नेचर है या जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मैटर के, वो आपके आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स जिसके हम वीडियो शेयर करेंगे उस पर जरूर आएंगे। तो आप प्लीज फॉलो अप करते रहिएगा। नाउ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर से। यहाँ पे देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू schools of thoughts prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? तो इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ वुड्स की तरह डिवाइडेड होता है, और दूसरा एक ऐसा थॉट था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि मैटर कंटिन्यूअस है या पर्टिकुलेट है, हम एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में आपका ये क्लियर हो जाएगा कि मैटर क्या है, या वो पर्टिकुलेट मैटर है या फिर एक कंटिन्यूअस मैटर। ये देखते हैं, एक 100 ml बीकर, एक बीकर लेंगे जिसमें 100 ml वाटर डालेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्ट या शुगर डालकर एक ग्लास रॉड से उसको मिक्स करेंगे। अब हमें उसमें ऑब्जर्व क्या क्या चेंजेस करना है वो देखिए। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट? जो भी आपने मिक्स किया, सॉल्ट हो या शुगर हो, उसमें क्या चेंजेस आया, उसमें वाटर में उसका क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया आपने। सेकेंड क्वेश्चन होगा वेयर डज इट डिसअपियर? वो कहाँ चला गया, कि वो दिख क्यों नहीं रहा, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे कैसे हो गए कि वो दिख भी नहीं रहा। तीसरा चीज है डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? और यहाँ पे एक आपको ये चीज देखना है कि बीकर में आपने जो पहले वाटर डाला था, जो मार्क किया था, उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो in order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt/sugar. How? Has now spread throughout the water. This is illustrated in figure 1.1. तो अगर आप इस फिगर में देखो तो जो particles of water है वो मैग्नीफाइड है। उसमें क्या हुआ है, वाटर को स्टर किया गया है और सॉल्ट मिक्स किया गया है। तो
इस फिगर के नीचे देखिए, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water. तो यहाँ क्या हुआ, जो वाटर के बीच में स्पेसेस थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितने भी स्पेसेस थे, उन स्पेसेस के बीच में सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट्स के पार्टिकल्स फिट इन हो गए, इसीलिए जो आपका वाटर का स्तर है वो बढ़ा नहीं। अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी पे, जिसमें हम प्रूव करेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर रियली आर। के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, चलिए वो देखते हैं। We'll take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. पोटेशियम परमैंगनेट एक पिंक लिक्विड केमिकल है, जिसका हम 2 to 3 क्रिस्टल्स लेंगे और उसको डिसॉल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर पे। के बाद we'll take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन का, जो हमने सोल्यूशन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व करके, उसका 10 ml सोल्यूशन लेंगे और 90 ml वाटर में फिर से डाल देंगे, तो फिर वो 100 ml का सोल्यूशन बन गया। अब उसके बाद उस 100 ml सोल्यूशन से फिर 10 ml का सोल्यूशन लेंगे और दूसरे 90 ml क्लियर वाटर में डालते जाएंगे। इस तरह से हम 5 to 8 टाइम्स इस प्रोसेस को आगे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, इज द वाटर स्टिल कलर्ड? तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे आप देखोगे कि जैसे जैसे आप 10 ml को निकालते जाओगे और क्लियर वाटर में डालते जाओगे, जो सोल्यूशन है वो डार्क पिंक से लाइटर पिंक होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शो होना भी बंद हो जाएगा। थोड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो हमें हमारे नेकेड आईज से नहीं दिखेंगे, बट वो आपको नॉर्मल आईज से नहीं दिखेंगे, इसीलिए आपको लगेगा कि वाटर क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो फिगर 1.2 में, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट, इज इट स्टिल विजिबल? अब इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग ये देखते हैं कि क्या आया इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। नाउ this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. Means अगर हम एक 100 ml वाटर में सिर्फ 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे थे, तो वो पूरे सॉल्यूशन को पिंक कलर में चेंज कर दे रहा था। तो यहाँ पे यही शो कर रहा है that we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो यहाँ से पहला कंक्लूजन क्या निकला, आप प्लीज अपनी पेंसिल निकाल के रखे और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको अंडरलाइन करना है, जो कि प्रूव करता है that matter are made up of small particles. के बाद the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. So यहाँ पे आपको ये इस एक्टिविटी से पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कितना ज्यादा टाइनी है, इतना ज्यादा टाइनी कि वो एक पूरे 100 ml सोल्यूशन को भी पिंक कर सकता है, इतना ज्यादा वो खुद को डिवाइड कर लेता है स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स में आपको दिया हुआ है that the particles of matter are very small, they are small beyond your imagination. इतना स्मॉल कि आप उसको अपने नॉर्मल आई से देख भी नहीं सकते हैं, आपको बहुत हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसे देखने के लिए। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये सबसे पहला पार्टिकल ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके बीच में स्पेस। अब इस एक्टिविटी में हमने जो पहली दो एक्टिविटीज की है उनमें हमने देखा था, अगर आप अभी यहाँ पे आगे पढ़ो तो आपको पता भी चलेगा। चलिए देखते हैं। In activity 1.1 and 1.2, we saw that the particles of sugar, salt, Dettol, or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of other. This shows that there is enough space between the particles of matter. Obviously, अभी अगर हम कुछ भी ऐसा चीज बनाए जिससे जिसमें दो अलग अलग पार्टिकल्स हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें नींबू पानी, लेमनेड जिसको बोलते हैं, तो जो लेमन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के अंदर छोटे छोटे स्पेसेस के बीच में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये शो करता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब हम ये भी एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं।
एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3, पुट एन unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it to as it to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. Obviously, अगर आप अभी एक incense stick अपने पास जलाओ, उसको आप रूम की किसी भी कॉर्नर पे रख दो, वो आपको किस थोड़ी सी दूरी या दूर से भी आपको स्मेल आ जाएगा. तो ये क्या प्रूफ करता है? जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सेकेंड एक्टिविटी चेक करते हैं. Take two glasses slash beaker filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. तो हम पहले बीकर में डालेंगे ब्लू या फिर रेड इंक, वो भी स्लोली, और सेकंड बीकर में डालेंगे हनी. We'll leave them undisturbed in the corner of the class. Now we have to record our observation. तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस उठते हैं. पहला है, what do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? It does not take time spreading. Particles of matter spread very quickly, I would say. तो इन सारी एक्टिविटी से यही शो हो रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, अपने प्लेस पे रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते हैं. एक्टिविटी 1.5 देखते हैं. ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन. अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम. What do you observe just above the solid crystals in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? Obviously, the rate of mixing changes with temperature. It increases with increase in temperature. Now, from the above three activities, 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. हमारे पास ये following कंक्लूजन आया है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. आप प्लीज अंडरलाइन करिएगा इन लाइंस को. दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possesses what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. Obviously, अगर आप देखो इंस्टेंट स्टिक को जब हीट किया गया, जब उसको जलाया गया, तो उसका जो स्मेल है वो बहुत वास्टली स्प्रेड होता है पूरे रूम में. तो यही इसी से प्रूफ हो सकता है दैट एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर. आप इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. उसके बाद in the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. यहाँ पे आपको एक definition मिल रहा है diffusion का, that the intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. आप इस लाइन को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. So, why does this happen? Because on heating, the kinetic energy increases. The particle starts moving with a higher speed. Therefore, the diffusion becomes faster. Now, अब हम जाते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी किया गया है. हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अपने वर्ड्स में. यहाँ पे 4 ग्रुप्स बने हैं स्टूडेंट के. पहला ग्रुप जो स्टूडेंट का होगा वो एक दूसरे को लॉक कर लेगा उनके बैग्स पकड़ के, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है फिगर 1.3 में. जो हमारा सेकंड ग्रुप होगा वो अपने पार्टनर का हैंड्स होल्ड करेगा टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. और जो थर्ड ग्रुप होगा वो सिर्फ अपने फिंगर टिप से एक दूसरे को टच कर रहे होंगे. अब जो इसमें फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो ट्राई करेंगे कि ये जो 3 ग्रुप्स बने हैं, जो 3 ह्यूमन चेन्स बने हैं, इनको तोड़ने की. तो सबसे ज्यादा आसानी से वही ह्यूमन चेन टूटेगा जो खुद को जो फिंगर टिप से एक दूसरे को टच कर रहे थे, बिकॉज उनमें कोई होल्ड नहीं होगा, वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर रहे होंगे. तो इस एक्टिविटी से आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखे, टाइटली होल्ड करके रखे, तब उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है. चलिए अब हम इसमें पढ़ते हैं इसकी थ्योरी.
देखिए, इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो ये तो हमने आपको बताया कि कौन सा ग्रुप मैक्सिमम फोर्स से हेल्ड करेगा, जिसने एक दूसरे को लॉक करके रखा है, ह्यूमन चेन फॉर्म किया है फिगर 1.3 में जिस तरह से लॉक करके रखे हैं एक दूसरे को बैक से। उसके बाद फिर एक्टिविटी 1.7 में आते हैं। टेक एन आयरन लेन, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो आयरन नेल को हम हैमर करें, कट करने का कोशिश करें, स्ट्रेच करने का कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। अ पीस ऑफ चैक, अगर हम उसे हैमरिंग करें, उसको हैमर से मारे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा इनफैक्ट। और जो रबर बैंड है वो नहीं टूटेगा, वो कट हो सकता है और स्ट्रेच हो सकता है। पीस ऑफ चॉक कट हो सकता है बट स्ट्रेच नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो ऑब्वियसली आयरन नेल है और एक रबर बैंड है। चलिए एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। Are you able to cut the surface of water? Obviously अगर आप एक कंटेनर में भी वाटर लो और अपना हैंड उसमें ऐसे मूव कराओ तो ऑब्वियसली आप वाटर को कट करोगे एक तरीके से। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आपने अपना हैंड उससे मूव किया तो ऑब्वियसली एक मोशन हुआ उसमें, बट फिर से वाटर्स एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए और आप कट नहीं कर सकते उसको। आप इन बिटवीन आ सकते हो वाटर मॉलिक्यूल्स के, बट कट नहीं कर सकते हो। तो अब पढ़ते हैं आगे। द above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of the attraction varies from one kind of matter to another. तो इन तीनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। ये फोर्स उनको टुगेदर रखने में हेल्प करता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वैरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो इसका जो स्ट्रेंथ है, जो इस फोर्स का स्ट्रेंथ है, वो मैटर टू मैटर डिफरेंशिएट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं वो पढ़ेंगे और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं ना। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट लाइन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि मैटर के अलग अलग स्टेट्स क्या हैं, तो अगर आप अपने आसपास अभी देखोगे तो मैटर का आपको एक सॉलिड स्टेट नजर आएगा, एक लिक्विड स्टेट नजर आएगा और एक गैसियस स्टेट है जो आपको नजर नहीं आएगा, आप उसको फील कर पाओगे। तो यहाँ पे आगे में वही बताया जा रहा है दैट वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. अब ये states of matter जो है वो क्यों arrive होता है, क्योंकि उनमें वेरिएशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके पार्टिकल्स में अलग अलग वेरिएशंस है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयरफॉर उनके अलग अलग तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. तो अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। द सॉलिड स्टेट। नाउ इसमें एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया गया, चलिए पढ़ते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। तो हमें क्या क्या कलेक्ट करना है, एक पेन, अ बुक, a needle and a piece of wooden stick. Now, sketch the shape of these articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? Yes, obviously अगर आप अभी अपना बुक लें, बुक को साइड से एक पेज पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो उसका एक डेफिनेट शेप होगा, एक बाउंड्री होगा और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। नाउ
अगर आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप, आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट को कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, आप अपने हाथों से कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज भी नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी नो होता है। एंड व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप, तो इफ दे आर हैमर्ड दे विल ब्रेक, दे आर पुल्ड, आई डोंट थिंक सो कि आप हैंड से पुल कर पाओगे एक सॉलिड स्टेट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेट के मटेरियल को। तो हम उसके आगे चलते हैं। ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे आपको सॉलिड स्टेट का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है कि we can observe that all these have definite shape, distinct boundaries and fixed volume. तो अगर हम solid के normal characteristics पे आए तो हम क्या बोल सकते हैं? It has a different definite shape, it has distinct boundary and fixed volume. Now that is have negligible compressibility and therefore इसके पास compressibility बहुत ही कम होती है. Now solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. यहाँ पे आपको एक और फीचर मिला, that they are rigid. Solids are rigid. Okay. Now consider the following. अब हम इसमें questions देखते हैं. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it solid? Obviously it is solid, but it can obviously change its shape when we stretch it. But obviously क्या होता है ना, जब आप उसको stretch करते हो तो वो फिर से अपने shape में वापस आ जाता है, इसलिए हम उसे सॉलिड ही कहेंगे. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? ऑब्वियसली दे आर सॉलिड. अगर आप एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल उठाओ शुगर का तो वो सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, उसका एक डेफिनेट शेप है, उसकी एक बाउंड्री है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, भले नेग्लिजिबल वॉल्यूम है बट है वॉल्यूम कुछ. Question number C, what about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it by. Now, अगर स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज के बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं, न्यूमरस अमाउंट ऑफ होल्स, तो एयर उसके बीच में ट्रैप्ड होता है. जब आप प्रेस करते हो ना तो वो एयर बाहर निकल जाता है और इसीलिए आप उसको बहुत इजीली कंप्रेस कर पाते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सॉलिड नहीं है. ठीक है ना. क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया गया है ऑल दी अबव आर सॉलिड्स, तो आपके इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमने दिया कि दीज आर ऑल सॉलिड्स. नाउ देखते हैं इसका रीजनिंग देखते हैं. अ रबर बैंड चेंज द शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. If excessive force is applied, it breaks. Number two, the shape of each individual sugar or the salt crystal remains fixed, whether we take it on our hand, put it in a plate or in a jar. Number C, a sponge has minute holes in which the air is trapped. When we press it, the air is exhaled out and we are able to compress it. तो जो हमने कहा उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है. अब प्लीज इन सारी रीजनिंग पे ध्यान दें, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि क्यों रबर स्ट्रेच हो सकता है अगर वो सॉलिड है. तो आपके पास एक सिंपल आंसर है कि वो स्ट्रेच हो सकता है बट वो अपने शेप में वापस आ जाता है, इसलिए वो सॉलिड है. अब हम बात करेंगे द लिक्विड स्टेट की ना. इसमें एक एक्टिविटी से शुरू किया गया है. वी हैव टू कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक. नाउ कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. अब यहाँ पे इन सबको कंटेनर्स में जमा करने के बाद क्या किया जा रहा है कि इसमें अलग, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर. अगर आप वाटर को स्पिल कर दो फ्लोर पे, फिर कुकिंग ऑयल को स्पिल्ट कर दो, मिल्क को स्पिल्ट कर दो, जूस और कोल्ड ड्रिंक को स्पिल्ट कर दो. नाउ measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Obviously volume remain, ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम सेम रहता है. सेकंड क्वेश्चन है, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? नहीं. आप जिस कंटेनर में डालोगे, अगर आप बॉटल में डालते हो तो वो बॉटल का शेप लेगा, अगर आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप लेगा, अगर आप बाउल में डालते हो उस लिक्विड को तो वो बाउल का शेप ले लेता है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली? ऑब्वियसली आप देखोगे, आप अभी भी ट्राई कर लो, वाटर को बॉटल से ग्लास में डालने की कोशिश करो, इजीली फ्लो हो जाता है, आपको कुछ पुश पुल कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता ज्यादा. तो यहाँ पे हम इसी एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशंस को अब चेक करते हैं कि इस एक्टिविटी के क्या ऑब्जर्वेशंस है. ये देखिए,
We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है आप प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में भी. मैं भी यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ. हम इसे फिर से एक बार पढ़ेंगे so that इजीली हम आपको एक्सप्लेन कर सके. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but they can be called fluid. तो liquids अपना shape change कर सकते हैं, वे rigid नहीं है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? Fluid कहते हैं. Now, in activity 1.4 and 1.5, where we saw the solids and liquid can diffuse into liquids, the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. तो जो हमारे aquatic animals है और जो aquatic plants है उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए. तो जो हमारा वाटर लेवल होता है सी में उसमें जो एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं वाटर पे, और इसी से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है और एक्वेटिक प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं अंडर वाटर. नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. हमने यही कहा यहाँ पे कि जितने भी अंडर वाटर क्रिएचर्स हैं या अंडर वाटर प्लांट्स हैं, फिशेज हैं, आपके एनिमल्स हैं अलग अलग जो वाटर में रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती ही है, और उन्हें वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जो वाटर में डिसॉल्व होता है. Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids. तो क्या इससे conclusion मिला? ये बहुत important conclusion है कि solids, liquids, gas can diffuse into liquids. हमारे जो solids है, हमारे जो liquid states है और जो हमारे gaseous matter है वो सब liquid में diffuse कर सकते हैं. अब यहाँ पे इसका definition है, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. तो जो liquid का diffusion है, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. तो जो liquids diffuse कर सकते हैं उससे higher होते हैं solid से. ठीक है, ये बहुत बेसिक है. अगर आप एक वाटर में कुछ सॉलिड चीज डिसॉल्व कराना चाहो तो आपको टाइम लगेगा, बट अगर हम वाटर में मिल्क डिसॉल्व कराना चाहे तो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा. इसलिए कहते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड. यहाँ पे इसका रीजन भी दिया गया है. दिस इज due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between them each other compared to particles in the solid state. यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी. ये देखिए, सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स कितने कॉम्पैक्टली पैक्ड है एक दूसरे से, इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस है अगर हम कहें तो. बट लिक्विड स्टेट में जाए तो हमें थोड़ा स्पेस मिलता है और ये मॉलिक्यूल्स इजिली फ्लो तक कर पाते हैं. अगर गैसियस स्टेट में जाए तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं और बहुत ज्यादा ही इजिली वो स्प्रेड हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्पीड से मूव भी करते हैं. तो अब हम इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब हम आते हैं गैसियस स्टेट में. Now, have you ever observed a balloon seller selling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बलून आते हैं, जो बलून बेचने वाले आते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है जिनसे वो बहुत सारे बलून भर पाते हैं. वो जो गैस होता है वो हीलियम गैस होता है जो कि बहुत लाइट गैस होता है, जिसकी वजह से जो आपके बलून है वो एयर में मूव कर पाते हैं. तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी से देखते हैं. Take 300 ml syringe and close their nozzles by rubber cocks as shown in figure 1.4. अगर आप फिगर 1.4 देखो तो यहाँ पे एक सिरिंज लिया गया है जिसका रबर फॉक से बंद किया गया है. यहाँ पे देखिएगा रबर फॉक है, इसका जो माउथ है सिरिंज का उसको रबर फॉक से बंद किया गया है. ये देखिए, उसके बाद है रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस. हम लोग जो पीछे वाला पिस्टन होता है ना सिरिंज में, ये पिस्टन जिसको आप मूव करते हो उसको हटा देंगे. इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज. यू मे
apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. इसमें smooth movement हो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा Vaseline डालेंगे. Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब हम क्या करेंगे ना, उसे compress करने की कोशिश करेंगे. आप ये जो सिरिंज का पिस्टन है, यहाँ से आप प्रेस करोगे और ये तो रबड़ कॉक से बंद है, तो आप देखोगे कि आपसे पुश नहीं होगा इजिली. तो ये जो बीच में है फिल किया हुआ, जिसने ये ऑक्यूपाई किया है स्पेस, ये क्या है? इट इज गैस. ठीक है, ये जो आपका सराउंडिंग एयर होता है वो उसमें फिल हो गया है, इसीलिए वो कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? तो जब ये कैप खोलोगे तो आप इजिली पुश इन कर पाओगे, बिकॉज यहाँ का जो गैस है इसे बाहर फ्लो करने का मौका मिल जाएगा. Now what do you इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? तो हमारे ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है, जो गैस है, वो बहुत वास्टली प्रेजेंट है, बहुत स्प्रेड किया हुआ है आसपास में. और जब आप उसको कंप्रेस करना चाहो तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, यूजुअली अपने हैंड से आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे. चलिए इसमें आगे थ्योरी देखते हैं. वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते उसको. लिक्विड्स थोड़ा इजी है कंप्रेस करना सॉलिड्स के मुकाबले, बट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. ये आपके फर्स्ट टाइम में ही लिखा हुआ है और इसका बहुत सारा लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे. यहाँ देखिए, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे आप एलपीजी नाम से भी जानते हो, cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas. तो ये सब क्या है? The liquefied petroleum, एलपीजी. यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ पे आपको यूज बताया जा रहा है कि जो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी सिलेंडर्स जो आप अपने घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, और जो ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो सारे कंप्रेस्ड गैस के एग्जांपल्स होते हैं. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड in as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinders and can be transported easily. तो जो compressed gases हैं वो बहुत ज़्यादा compressible होते हैं, तो उनके हाई कंप्रेसिबिलिटी के वजह से उनका जो लार्ज लार्ज वॉल्यूम्स होता है ना, उनको भी हम स्मॉल सिलेंडर्स में कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे गैस का एक बहुत अच्छा आपको फीचर दिख रहा है कि इट इज हाईली हाईली कंप्रेसिबल. नाउ we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. ये क्यों होता है? बिकॉज जब आपके घर पे खाना पक रहा है, उसमें हीट हो रहा है, हीट के वजह से जो आपके लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं. और हम ये जानते हैं कि हीटिंग के टाइम, हीटिंग होता है जब, तो जो गैसेस है वो बहुत स्प्रेड होते हैं आपके आसपास, इसीलिए आप स्मेल कर सकते हो दूर से ही कि किचन में क्या पक रहा है. How does this smell reach us? The particles of the aroma of food mixes with the particle of air spread from the kitchen, reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show property of diffusion very fast into other gases. तो gases जो हैं वो बहुत easily और बहुत quickly spread करते हैं या diffuse करते हैं other gases के साथ. Now, in the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. यहाँ पे आपको प्रेशर का बात किया जा रहा है कि एक गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, और इतना हाई स्पीड होता है उनका, जिसके वजह से वो वॉल जो कंटेनर में गैस रखे हैं आप, उतना जोर से हिट होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस कंटेनर पे. और आगे अगर देखें तो इस डायग्राम में मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉलिड स्टेट को अगर आप देखो तो इसके जो पार्टिकल्स है वो हाईली कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बीच में, मूव करने का भी नहीं, वो एक जगह पे बैठ के वाइब्रेट कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते. लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स है उन्हें वो थोड़े से फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं. और गैसियस स्टेट में तो सबसे ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, और जिसकी वजह से वो बहुत इजीली मूव कर पाते हैं.
अगर हम नीचे का पॉइंट पढ़े, ए बी सी शो द मैग्निफाइड सिस्टमैटिक पिक्चर ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो।